बारे में क्या हाँ दिया हुआ है, 17 नंबर में दिया हुआ है। अब रेस्क्यू ट्रेसिंग क्या होता है? रेस्क्यू ट्रेसिंग मतलब रेस्क्यू का प्लान जो होता है ना, रेस्क्यू प्लान एक तरीके से बोलो। हम लोग माइंस में काम करते हैं तो हैंड प्लान मिलता है अंडरग्राउंड माइंस में, उसी तरीके से रेस्क्यू का प्लान, ठीक है ना। रेस्क्यू करने के लिए अगर कोई आता है तो उस केस में उसको जो प्लान वगैरह दिया जाएगा उसमें क्या क्या सो रहेगा तो वही बताया जाता है। तो रेस्क्यू प्लान जो रहना चाहिए, देयर शिल बी केप्ट एट एवरी बिलो ग्राउंड माइन मोर देन 3 लीजिबल ट्रेसिंग्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द माइन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मोर देन 3 रखना है। आंसर रहता है 3, 2, 1, नन ऑप्शन। तो नन वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि ये बोला हुआ है मोर देन 3 रखना है। 3 से ज्यादा मतलब क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो जाए, लेकिन 3 नहीं, 3, 2, 1 नहीं, मोर देन 3 बोला है। कम से कम क्या, एटलीस्ट एक तरीके से बोल दो 4। मोर देन 3 मतलब क्या, 4 कम से कम रखना है, 4 कम से कम रखना है। क्योंकि प्लान तो हाफ नहीं कर सकते हैं, रेस्क्यू ट्रेसिंग तो हाफ नहीं कर सकते हैं, आधा टुकड़ा में तो बांट नहीं सकते हैं। इसलिए मोर देन 3 मतलब क्या, 4। एटलीस्ट 4, कम से कम 4 रखना है। 4 से ज्यादा कुछ भी रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अप टू डेट, जिस तरीके से माइन प्लान क्या होना चाहिए, हर एक 3 3 महीना अप टू डेट होना चाहिए, उसी तरीके से रेस्क्यू ट्रेसिंग भी है ना। अप टू डेट नॉट बिफोर 3 प्रीसीडिंग मंथ, मतलब ये भी वही है कि हर एक 3 3 महीना के अंतराल पे रेस्क्यू ट्रेसिंग कम से कम 3 3 महीना के अंदर उसको अपडेट कर ही लेना है। मैक्सिमम 3 महीना तक जा सकते हैं, ये नहीं कि 4 महीना अपडेट कर रहे हैं, 5 महीना अपडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये ऊपर वाला लग रहा है इसका हेडिंग ही नहीं दिख रहा है, जिसका हेडिंग ये है 18 में रेस्क्यू ट्रेसिंग है, ठीक है ना। 18 में क्या है, रेस्क्यू ट्रेसिंग्स के बारे में। TRACINGS। ट्रेसिंग क्या क्या शो करेगा, मतलब रेस्क्यू जो प्लान रहेगा उसमें क्या क्या दिखाया हुआ रहेगा। तो सोच द सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन इन द माइन, कि वेंटिलेशन का क्या सिस्टम है उस माइंस में, उसके बारे में पूरा दिखाएगा। क्योंकि माइंस में अगर मान लो कुछ इमरजेंसी होता है तो ये भी तो वही कोशिश करेगा ना कि इसको भी अगर अंदर जा रहा है तो रेस्क्यू डिवाइस तो लेके जाएगा ही, लेकिन सारा वेंटिलेशन वाला, जो भी वेंटिलेशन कंट्रोल डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एयर करंट वगैरह क्या है, वो सारा उसके रेस्क्यू प्लान में शो करना हो, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको पता रहेगा कि रिटर्न कौन है, इनटेक कौन है। पता चला कि वो रिटर्न से ही जाने लगा और रिटर्न में बहुत ज्यादा गैस वगैरह प्रेजेंट रहे तो उससे नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। रेस्क्यू डिवाइस अपरेटस लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना सारा सावधानी बरतते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे देखो, मतलब रेस्क्यू ट्रेसिंग में क्या क्या शो किया हुआ रहेगा। जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, एयर करंट का जनरल डायरेक्शन क्या है माइंस में, और प्रत्येक पॉइंट जहां पे क्वांटिटी ऑफ एयर मेजर किया गया है। एवरी एयर क्रॉसिंग, कहाँ इनटेक और रिटर्न एयर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है वो रहेगा। वेंटिलेशन डोर स्टॉपिंग वगैरह कहाँ है वो सारा रहेगा। बूस्टर फैन और एनी अदर प्रिंसिपल डिवाइस जो हम लोग रेगुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर के लिए यूज कर रहे हैं माइंस में, वो सारा चीज उसमें शो रहेगा। जो भी एक तरीके से बोलो वेंटिलेशन प्लान में जो भी हम लोग पढ़े थे ना, वेंटिलेशन प्लान में क्या क्या रहेगा, तो वही सारा चीज यहाँ पे भी है, ठीक है ना। कुछ चीज यहाँ पे अलग है। जैसे को वेंटिलेशन प्लान में हम लोग पंपिंग, टेलीफोन, एम्बुलेंस स्टेशन पढ़े थे, वाटर डैम के बारे में पढ़े थे, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पढ़े थे, फायर डैम्स वगैरह वहाँ था, रिजर्व स्टेशन एक इसमें दिखाना है, और हॉलेज और ट्रेवलिंग रोड वहां भी था, ठीक है ना। तो जो भी वेंटिलेशन प्लान में था लगभग वो सारा चीज यहाँ पे भी शो हो रहा है। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, ठीक है ना, CMR से। CMR तो ऑलरेडी खुला हुआ था। 65 में ना,
वेंटिलेशन प्लान था ना, टाइप्स ऑफ प्लान में देखो यहाँ पे यही वेंटिलेशन प्लान था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे था ना जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, ये वहां पे भी शो करना है वेंटिलेशन प्लान। जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एयर मेजरमेंट कर रहे हैं वो भी, एवरी एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर स्टॉपिंग, और कोई अदर प्रिंसिपल डिवाइस जिसका रेगुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर के लिए यूज किया जा रहा है। फायर स्टॉपिंग था, एवरी रूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग इनफ्लामेबल मटेरियल था। पोजीशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट था। एवरी वाटर डैम था। पंपिंग टेलीफोन, एवरी हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, ये सारा चीज यहाँ पे भी है। बूस्टर फैन का भी लोकेशन था, तो कोई बूस्टर फैन यहाँ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा चीज तुम लोगों को भी थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना, बाकी कुछ और उसके पीछे दिमाग खराब नहीं करना है। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, रिजर्व स्टेशन, ये यहाँ पे शो किया हुआ है जो वेंटिलेशन प्लान में नहीं है। अब क्या है ये टॉपिक दिख रहा है, ऊपर हेडिंग दिख रहा है कि नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्क्यू 10 पर्सन इन माइंस, देयर डिस्पोजिशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है, कि रेस्क्यू 10 पर्सन का माइंस में जो अपॉइंटमेंट करना है, उसका डिस्पोजिशन करना है या एकोमोडेशन, उसको फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जाता है कि प्रत्येक माइंस में जहाँ पे 100 से ज्यादा आदमी ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है, ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड का डिफिनेशन ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां पे माइंस में कम से कम 5 रेस्क्यू 10 पर्सन तो जरूर रखना है। 5 रेस्क्यू 10 पर्सन शुड बी readily अवेलेबल एट द सरफेस एट एनी टाइम। अगर किसी माइंस में 100 से ज्यादा ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड पर्सन है तो वहां पे 5 रेस्क्यू 10 पर्सन रिडली अवेलेबल होना चाहिए। ये कहाँ तक रहेगा 5, मतलब 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा अप टू 500, 100 से ज्यादा और अप टू 500 तक 5 रहेगा आरटीपी। उसके बाद प्रत्येक 100 या उसके पार्ट पे एकक से बढ़ाते जाना है, एक से बढ़ाते जाना है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, अगर माइंड से बोलता है कि 400 आदमी ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है, तो रेस्क्यू 10 पर्सन कितना होगा, 5 होगा। 401 आदमी एम्प्लॉयड है, ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है, रेस्क्यू 10 पर्सन कितना होगा, 5 होगा। 499 हो जाएगा, फिर भी 5, 500 हो जाएगा, फिर भी 5। और 500 अगर एक हो गया, 501, तो मतलब क्या है, तोड़ना किस तरीके से कि 500 तक हम लोग जान रहे हैं 5 रखना है। अब प्रत्येक 100 या उसके पार्ट पे एक से बढ़ रहा है तो एक हमको लगाना ही, एक आदमी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, मतलब कहां तक, 599 तक भी 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 600 तक भी 6 ही रहेगा, ठीक है ना। फिर क्या रहेगा, प्रत्येक क्या बोला है, 100 या उसके पार्ट पे, मतलब 500 तक तो 5 रहा, 100 कहां तक गया, 600 तक। 700 में कितना रेस्क्यू 10 पर्सन रहेगा, 700 में रेस्क्यू 10 पर्सन कैसे तोड़ना है, 500 प्लस 100 प्लस 100, कि प्रत्येक 100 के लिए ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 7 हो गया। लेकिन जैसे 701 होगा तो कितना रेस्क्यू 10 पर्सन होगा, 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 1, मतलब क्या, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 8 रेस्क्यू 10 पर्सन। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मान के चलो यहां से आ ही जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये पहला दूसरा पॉइंट वही था। विश्वा में देख लेते हैं, ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं। तुम लोग बताओ, किसी माइंस में 5,000 आदमी काम कर रहे हैं, बड़ा माइंस है, 5,000 आदमी ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है, तो उस केस में आरटीपी कितना होगा, बताओ तो सभी लोग। किसी माइंस में 5,000 से ज्यादा आदमी, मतलब ग्रेटर देन 5,000 आदमी ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है,
तो उस केस में रेस्क्यू 10% कितना होगा? 50। मतलब क्या हो गया? 500 तक तो 5 होगा ही, प्लस इधर क्या हो जाएगा? 4500 हो जाएगा। ठीक है ना? प्लस लास्ट में क्या हो गया? 5000 से ज्यादा की बात कर रहे हैं हम। 5000 से ज्यादा की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो 5000 से ज्यादा, इस केस में जो ऑप्शन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? इसको तो फिर ऑप्शन देख के टिक करना होगा। हम क्या बोले हैं? 5000 आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, बोले हैं 5000 से ज्यादा। तो 5000 से ज्यादा तो 6000, 7000, 8000 कुछ भी हो सकता है ना, 5000 एक भी हो सकता है। अगर बोलेगा मिनिमम, वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन भी बोलो तो अगर 5000 ज्यादा रहेगा तो फिर तुमको ऑप्शन देखना होगा। 5000 ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है ना, कि 5000, 500 पे एक, 500 तक 5, 4500 तक 45 रहेगा। और 5000 से ज्यादा इधर मान लो कुछ दे दिया है, अगर ऑप्शन दे दिया है इस तरीके से, 20, 30, 40, 51 दे दिया ऐसा, तो उस केस में है कि ऑप्शन तो चारों गलत है। ठीक है ना? क्यों चारों गलत है? क्योंकि फिक्स्ड कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। तो फिर भी हम लोग क्या देखेंगे? 5000 से ज्यादा में 51 होगा। लेकिन क्या है कि अगर 51 से ही पूछ दिया, ठीक है ना, कि 5100 पे कितना आदमी रहेगा, या 5050 पे कितना आदमी रहेगा, 5050 पे कितना आदमी रहेगा, तो 500 प्लस 4500 प्लस 50, यही ना? 5 आदमी, 45 आरटीपी, और इधर 50 के लिए एक और आरटीपी, मतलब 51 हो जाएगा। अगर ये देता कि 5000 से ज्यादा है, ठीक है ना, 5000 से ज्यादा है और 5100 तक है, अगर ये डाटा रहता है कि 5000 से ज्यादा है और 5100 तक है, तो उस केस में कितना रेस्क्यू 10% रहेगा? 30 केस में 51 रहेगा। ठीक है, बाकी इधर के लिए टेंशन नहीं लेना है, वो प्रत्येक सो या उसके पार्ट पे तुरंत देख लेना है कितना आ रहा है, लेकिन तोड़ने तुम लोग आना चाहिए। अब मान लो माइंस में 200 आदमी रहा, तो कितना आरटीपी रहेगा? 200 आदमी पे कितना आरटीपी रहेगा? 6, 7, 8 या 2? जल्दी से बताओ। सभी लोग का आंसर 5 आ रहा है ना, चलो सही है। हम ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है ना? कि 200 आदमी मतलब 500 आदमी तक पहले ही बता चुके हैं 5 रहेगा। तो ये जो भी ऑप्शन है दिया हुआ है, एक ऑप्शन साथ में नन भी रहेगा। ठीक है ना? लेकिन वहां माइंड में क्या रहेगा? अमरजीत, कहाँ से 200 का 6 बोल रहे हो यार? हम क्या बताए बताए हुए हैं कि अप टू 500, 500 तक तो 5 ही रहेगा। ठीक है ना? 101 से लेके 500 तक, 100 से ज्यादा से लेके 500 तक हमेशा 5 ही रहेगा। इसके बीच में कुछ भी आ जाए, और अगर बोल दिया कि 100 आदमी काम कर रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि आरटीपी का जरूरत, फिर उस केस में क्योंकि कंडीशन ही दे दिया कि 100 से ज्यादा के लिए, अगर 100 ही काम कर रहा है, ऑर्डिनरली इम्प्लॉयड 100 ही है, तो उस केस में अगर ऑप्शन रहेगा कि रेस्क्यू 10% का जरूरत नहीं है, तो वही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है? अब क्या है कि सिलेक्शन ऑफ पर्संस फॉर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू वर्क, कि जिस भी पर्सन का सिलेक्शन करेंगे कि रेस्क्यू वर्क के ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसका एज क्या होना चाहिए? ठीक है ना? तो ही इज बिटवीन 21 एंड 30 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 21 से 30 साल के बीच का उसे होना चाहिए। ठीक है? यह नहीं कि 31 साल वाला ही बोलेगा कि हमको रेस्क्यू में सिलेक्ट कीजिए, नहीं करेगा। और साथ में उसके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो संत जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया जो है उसके द्वारा होना चाहिए। या अब तो थोड़ा चेंज भी किया हुआ है, जगह जगह से अब फर्स्ट एड मिल जा रहा है, तो वो सर्टिफिकेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
वो जब नया आएगा ना रेस्क्यू रूल, तो उसमें वो अपडेट कर दिया जाएगा। और साथ में क्या है, ही इज सर्टिफाइड बाय द मैनेजर, मैनेजर के द्वारा उस आदमी का सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए कि उसके पास सफिशिएंट अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्क्यू वर्क। कि जो भी मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए वो उसके पास है, एक्सपीरियंस है, वो मैनेजर सर्टिफाई करेगा, ठीक है ना। अगर मान लो बोल रहा है कि रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के लिए हम लोग को सिलेक्शन करना है, लेकिन मिनिमम एक्सपीरियंस उस आदमी का माइंस में 1 साल का होना चाहिए, तो 1 साल का है या नहीं है वो मैनेजर कंफर्म करेगा। साथ में क्या होना चाहिए, ही इज सर्टिफाइड बाय द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हर एक माइंस का अपना एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। तो जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ना, किसी पर्सन का अगर सिलेक्शन कर मतलब सिलेक्शन ऑफ पर्सन फॉर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू वर्क में ट्रेनिंग देने के लिए किसी पर्सन का सिलेक्शन करना है, तो एज 21 से 30 साल के बीच होना चाहिए। क्या एक्सपीरियंस है वो मैनेजर सर्टिफाइड करेगा। और साथ में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, वो किस रूप में करेगा, वो कहाँ देखे करेगा, कुछ तो फॉर्मेट होना चाहिए। तो शेड्यूल 6 के तहत करेगा, शेड्यूल 6 के तहत उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। टू बी फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक डिजीज और वीकनेस एंड टू बी फिट फॉर अंडरटेकिंग रेस्क्यू वर्क। ऑर्गेनिक डिजीज मतलब वही यार कि सुनाई वगैरह ना दे उसको, बहरा वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए, मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वही सब ऑर्गेनिक डिजीज वगैरह के अंदर आता है। और फिर क्या है, अच्छा तुम लोग को पूछे नहीं कि शेड्यूल 5 में क्या दिया हुआ है। शेड्यूल 1 2 3 4 तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन शेड्यूल 5 में क्या दिया हुआ है। शेड्यूल 5 में दिया हुआ है जो रेस्क्यू ट्रेसिंग में है ना, जो सिंबल यूज करेंगे, इनटेक एयर, रिटर्न एयर, ये जो सारा सिंबल जो दिया हुआ है ना रेस्क्यू ट्रेसिंग में जो यूज करेंगे, वो शेड्यूल 5 में दिया हुआ है। इंक्लाइन को कैसे शो करेंगे, शाफ्ट को कैसे शो करेंगे, एबंडेंट शाफ्ट को कैसे शो करेंगे, तो वो सारा चीज, ठीक है ना। ये शेड्यूल 5 में दिया हुआ है, शेड्यूल 6 के तहत मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। अब फिर लास्ट में उसका एग्जामिनेशन वगैरह कौन करेगा, इंटरव्यू कौन लेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ, ही इज कंसिडर्ड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ रेस्क्यू स्टेशन आफ्टर सच एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है 6 और एज 21 से 30 साल के बीच होना चाहिए। अब क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन ईटीसी ऑफ रेस्क्यू 10%। अब जो आरटीपी है जिसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी रेस्क्यू 10% के तहत काम कर रहा है, तो उसके बारे में बोल रहा है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, कब होगा। तो प्रत्येक जो रेस्क्यू 10% रहेगा ना, वो प्रत्येक वंस एटलीस्ट इन एवरी 12 मंथ, मतलब हर एक साल कम से कम एक बार उसको तो मेडिकल री एग्जामिन करना है ही। हर एक साल कम से कम एक बार उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करना है ही। और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से करेगा, जिस तरीके से भी शेड्यूल 6 में है ना, क्वालिफाई किसके द्वारा करवाया जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू 10% का एमआई से भी काम करने वाला होता है। तो उसका कम से वो उसका क्या है कि हर एक 12 महीने में या 1 साल में कम से कम एक बार करवा देना है। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो माइंस के लिए होता है, उसके थ्रू उसको जांच करवा देना है, और शेड्यूल 6 के तहत उसका जांच करवाना है। और अगर वो मेडिकली अनफिट डिक्लेयर होता है, डॉक्टर बोलता है नहीं वो मेडिकली अनफिट है, तो उस केस में ही सेल सीज टू बी रेस्क्यू 10%। मतलब उस दिन से वो रेस्क्यू 10% नहीं रहेगा। जिस दिन से मान लो जांच आज करवाने गया है, आज जांच करवाने गया, आज डेट कितना हो गया, आज डेट 7 तारीख, ठीक है ना, 7 नवंबर है। और रिजल्ट मान लो 14 नवंबर को आ रहा है। 14 नवंबर 2022 को, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस है ना।
14 नवंबर का अगर उसका रिजल्ट आ रहा है कि वो आदमी अनफिट है, तो इस दिन से उसको माना जाएगा क्या, कि वो आरटीपी के रूप में काम नहीं कर सकता। माइंस में भले वो सिंपल वर्कर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि उसका किस रूप में टेस्टिंग हो रहा है, कि रेस्क्यू टेंट पर्सन के रूप में वो काम कर सकता है कि नहीं, कि इमरजेंसी केस में वो माइंस में सिचुएशन को डील कर सकता है कि नहीं। तो उस तरीके से उसका जांच किया जाएगा। वो जो नॉर्मल आईएमई पीएमई है ना, नहीं, हम आरटीपी नहीं, हम रेस्क्यू टेंट पर्सन नहीं। पात्रा सर है ना, वो रेस्क्यू टेंट पर्सन है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ के बारे में बताए हैं, ठीक है ना, कि जिस दिन से उसका रिजल्ट आएगा कि वो अनफिट है, जांच में आएगा, तो उस दिन से उसको माना जाएगा, जिस दिन से डॉक्टर उसको अनफिट डिक्लेयर कर देगा। अब क्या है, इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिसेज, कि जो भी पर्सन का सिलेक्शन किया गया है ट्रेनिंग के लिए, रेस्क्यू वर्क के लिए, तो उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, प्रैक्टिस दिया जाएगा, ठीक है ना। एवरी पर्सन सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन रेस्क्यू वर्क, तो उसको जो कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस दिया जाएगा, शेड्यूल 7 के जो पार्ट 1 में दिया हुआ है उसके तहत दिया जाएगा, और 7 का पार्ट 2 में जो दिया हुआ है उसके तहत भी दिया जाएगा। रेस्क्यू 10 पर्सन सेल अंडर गो प्रैक्टिस एंड रिसीव इंस्ट्रक्शन एज सेट आउट इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 7। और प्रत्येक पर्सन जिसका सिलेक्शन किया गया है रेस्क्यू वर्क में, मतलब ट्रेनिंग के लिए जिसका सिलेक्शन किया गया है, तो उसको शेड्यूल 7 का पार्ट 1 के तहत दिया जाएगा। देख लेते हैं बुक है मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 में जो दिया हुआ है ना, इनिशियल कोर्स, और शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ, प्रैक्टिस के बारे में दिया है, ठीक है ना। इस शेड्यूल 1 में पार्ट 1 में क्या दिया हुआ, शेड्यूल 7 का पार्ट 1 में क्या दिया हुआ, इनिशियल कोर्स, और पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस करवाएगा, मतलब फिजिकल वाला प्रैक्टिस। यहाँ पे क्या है कि द जनरल मोड ऑफ डीलिंग विथ फायर्स बिलो ग्राउंड एंड द रिकवरी ऑफ माइंस आफ्टर फायर्स एंड एक्सप्लोजन, की माइंस में आग लग गया तो उस केस में कैसे डील करना है, माइंस में एक्सप्लोजन हो गया, आग लगा हुआ है, तो उस केस में माइंस का रिकवरी कैसे करना होता है, रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क, तो वो सारा चीज के बारे में बताया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन, यूज, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ द टाइप ऑफ द ब्रीदिंग एपरेटस प्रोवाइडेड, मतलब जो भी उसको ब्रीदिंग एपरेटस प्रोवाइड किया गया है, तो उसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ही है ना, उसका यूज कैसे करना है, रिपेयर कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सारा चीज भी आना चाहिए। यूज ऑफ मेथड एंड एपरेटस फॉर रिवाइविंग पर्सन, कोई पर्सन बेहोश हो गया मान लो रेस्क्यू वर्क करते करते, तो उस केस में उसको कैसे होश में लाना है, कैसे उसको रिवाइव करना है, तो वो सारा चीज जो है ना, उसको प्लान का जो रीडिंग होता है, वो भी मतलब रीडिंग कैसे लेना है, मान लो प्लान दिया हुआ है, उसको पता ही नहीं है सिग्नल, कि जो भी प्लान में क्या है वो तो सारा चीज सिंबल यूज किया हुआ रहेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा, प्लान पढ़ना आएगा ही नहीं, तो फिर क्या रेस्क्यू रिकवरी वर्क करेगा, तो वो सारा चीज उसको आना चाहिए। मतलब क्या, एक तरीके से जो भी थ्योरी वाला चीज है ना, यहाँ पे बताया जाता है पार्ट 1, जो शेड्यूल 7 का पार्ट 1 है वहां पे, और पार्ट 2 में क्या करवाया जाता है वो सुनो। Not less than 12 practice with breathing apparatus and not less than 2 practice with a smoke helmet, मतलब 12 बार प्रैक्टिस करवाया जाता है ब्रीदिंग apparatus से, और नॉट लेस देन 2, मतलब कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करवाया जाता है स्मोक हेलमेट से। और साथ में क्या है, नॉट मोर देन 8 एंड नॉट लेस देन 5 men shall टेक पार्ट इन एनी प्रैक्टिस, कि जो पार्ट 2 में जो प्रैक्टिस करवाएगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट कर लेना, कि नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन
8, 8 से ज्यादा नहीं और 5 से कम नहीं, मतलब 5 से 8 पर्सन ही हमेशा। जब भी मान लो एक ग्रुप को प्रैक्टिस करवाना है तो उसमें 5 से 8 आदमी रह सकता है, 5 से 8 आरटीपी रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है। और जो प्रैक्टिस करवाएगा ना, एक मिनट, एक नया स्लाइड ही खोल दे रहे हैं, कि जो भी वो प्रैक्टिस कराएगा पहले तो एकदम आराम से नॉर्मल एटमॉस्फेयर में करवाएगा, ठीक है ना। ऑर्डिनरी एयर में पहले प्रैक्टिस करवाएगा, हम नॉर्मल एयर में। और धीरे धीरे क्या करवाएगा वो प्रैक्टिस जो है ना, हॉट एंड इरिस्पायरेबल एटमॉस्फेयर में कराएगा, जहां पे सांस भी लेने में दिक्कत रहेगा, श्वास भी लेने में दिक्कत होगा वहां पे। और जो गर्म एटमॉस्फेयर है, जैसे मान लो एक तरीके से माइंस में आग लगा हुआ है, उस केस में जाके डील करना है, ठीक है ना। तो पहले प्रैक्टिस तो क्या नॉर्मल एयर में करवाएगा, सरफेस पे करवाएगा कि आदमी अभ्यस्त हो जाए, और धीरे धीरे उसको हॉट एंड इरिस्पायरेबल एटमॉस्फेयर में ले जाएगा। एक और क्या करेगा, इसमें सी नंबर में दिया हुआ है कि रिपीटेडली रेजिंग एंड लॉरिंग ऑफ है 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम का वेट रहेगा, ठीक है ना। एक पुल्ली ऐसा दे देगा, इस तरीके से बोलेगा कि ये रस्सी को यहाँ पकड़िए आप। ये आदमी बोलेगा आप यहाँ पे रस्सी पकड़िए, ठीक है ना। और ये जो 25 केजी वाला वेट है ना, इसको आप 1.8 मीटर तक, कि 1.8 मीटर तक लगातार इसको ऊपर नीचे कीजिए, मतलब वेट को यहां तक लेके आइए फिर छोड़िए, ठीक है ना। यहां तक लेके आइए फिर छोड़िए, फिर लेके आइए फिर छोड़िए, ठीक है ना। कितना बार है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन बोला है रिपीटेडली रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ वेट ऑफ 25 ग्राम, 25 किलोग्राम टू एंड फ्रो फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.8 मीटर बाय मीन्स ऑफ रोप एंड पुल्ली। फिर बोलेगा वॉक करने के लिए, ये सब प्रैक्टिस में है कि वॉक कीजिए, आप कंटिन्यू वॉक कीजिए फेयर पेस से, ठीक है ना। स्पीड नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोला है फेयर पेस से, आप फेयर स्पीड से आप कंटिन्यू वॉक कीजिए। कितनी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए, 30 मिनट के लिए। एक चीज और दिया हुआ, बस ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और प्रैक्टिस में क्या दिया हुआ है कि मान लो रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए गया है और कहीं उसको जरूरत पड़ता है कि नहीं यहाँ पे स्टॉपिंग बना देना चाहिए, ठीक है ना। माइंस में वो रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क करने के लिए गया है और कहीं उसको लगता है कि ये स्टॉपिंग बनाने का जरूरत है, तो स्टॉपिंग बनाना भी उन लोगों को आना चाहिए। तो स्टॉपिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए। तो ये सारा चीज भी उसको ढोना आना चाहिए, प्रैक्टिस किया हुआ रहना चाहिए पहले से। तो वही है बिल्डिंग एंड रिमूविंग टेम्पोररी स्टॉपिंग। और कहीं पे मान लो स्टॉपिंग बनाना है, कहीं पे मान लो स्टॉपिंग तोड़ना है, तो स्टॉपिंग तोड़ के तो वही मटेरियल रख नहीं देगा, नहीं तो रास्ता जाम हो जाएगा। मटेरियल को वहां से हटाना भी है, या स्टॉपिंग बनाना है या स्टॉपिंग तोड़ के उस मटेरियल को वहां से हटाना भी है। तो उस केस में उसके पास क्या है, कम से कम 10 मीटर तक का ना, कम से कम 10 मीटर तक कि वो सैंड बैग रहे, ब्रिक रहे, ईटा रहे, स्टोन रहे, ये सब चीज की आप उठा के इसको वहां तक ले चलिए, ऐसा भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चार चीज जो बताए मैं, थोड़ा बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है। हो सकता है अगर मन करे इधर से क्वेश्चन देने का तो दे सकता है कि प्रैक्टिस के लिए एक ग्रुप में 5 से 8 आदमी के बीच 5 रहेगा, 5 से कम नहीं रहेगा, 8 से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना। 5 से कम नहीं रहेगा, 8 से ज्यादा नहीं रहेगा, 5, 6, 7, 8 ये रह सकता है। रिपीटेडली क्या करेगा,
25 kg का वेट बोलेगा कि आप लगातार 1.8 मीटर तक ऊपर नीचे कीजिए। ठीक है। अगर कहीं स्टॉपिंग तोड़ने की जरूरत पड़ेगी या स्टॉपिंग बनाने की जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए उसको ईटा सीमेंट बालू वगैरह चाहिए होता है। तो पहले से प्रैक्टिस करवा लेगा कि हाँ सैंडबैग को कैसे कैरी करना है, मतलब उसमें रेंगना भी सिखाता है कि मान लो कहीं पूरा कंजेस्टेड प्लेस है और आपको रेंग के जाना है, तो वो सारा चीज भी प्रैक्टिस में करवाया जाता है। तो ये था 8 में, ठीक है ना। और साथ में एक चीज और है, क्या है कि मान लो कोई आदमी अंडरग्राउंड में फंस गया है, ठीक है ना, डेथ हो गया है, या मान लो बेहोशी की हालत में है, या मान लो वो उसको चोट लगा हुआ है, इंजर्ड पर्सन है, तो उसको भी तो उठा के लेके जाना है। कैसे उठा के ले जाएगा, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस करवाएगा वो। 70 kg का एक डम्मी बॉडी बना लेगा। 70 kg का एक डम्मी मतलब क्या, डुप्लीकेट मोबाइल कैसे होता है, डम्मी सेट होता है ना मोबाइल, उसी तरीके से डम्मी एक पुतला बना देगा 70 kg का। पुतला एक बना देगा, स्ट्रेचर में उसको लोड कर देगा। कैरिंग पुलिंग और पुशिंग ऑन अ स्ट्रेचर ए लाइव पर्सन और डम्मी बॉडी जिसका वेट 70 किलोग्राम होना चाहिए अलोंग द लेंथ ऑफ द गैलरी। माइंस में ये सब जो भी प्रैक्टिस करवाएगा ना, ये सब जो भी प्रैक्टिस करवाएगा सब माइंस में ले जाकर प्रैक्टिस करवाएगा। या जिंदा व्यक्ति को या पुतला को एक स्टेचू 70 kg का बना के स्ट्रेचर में लोड कर देगा और उसको बोलेगा कि आप माइंस का गैलरी में इसको लेके चलिए। तो ये सारा चीज का प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है। और एक क्या था साथ में बताए थे पहला पॉइंट में कि 12 प्रैक्टिस करवाएगा ब्रीदिंग apparatus से और कम से कम 2 प्रैक्टिस करवाएगा स्मोक हेलमेट से। तो ये स्टार्टिंग में मान लो, ये अगर मान लो इसे होता है ना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं हम लोग, आईएमई करवाते हैं, पीएमई करवाते हैं, तो ये हो गया कि इनिशियल इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस हो गया। अब दोबारा से मान लो हर एक साल जो होता है उन लोग का, हर एक साल बोलो हाँ, इन एवरी कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। तो जो अगर कोई व्यक्ति अब दोबारा जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, रिफ्रेशर ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है ना, एक तरीके से, तो उस केस में ब्रीदिंग apparatus से 8 प्रैक्टिस करवाएगा। ठीक है, उस केस में ब्रीदिंग apparatus से 8 प्रैक्टिस करवाएगा। बस ये चीज ध्यान रखो, बाकी नहीं लग रहा है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 8 practice with breathing apparatus in every calendar year, of which at least 4 months shall take place in mines। ठीक है ना, 8 प्रैक्टिस करवाएगा ब्रीदिंग apparatus से प्रत्येक कैलेंडर ईयर में, एक साल में, मतलब 12 महीना में कम से कम 8 प्रैक्टिस करवाएगा। ऑफ विच एटलीस्ट 4 मंथ्स, जिसमें से जो 8 प्रैक्टिस करवाएगा ना उसमें से 4 महीना का जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो कम से कम किसी माइंस में होना चाहिए। और साथ में हमेशा माइंड में रखना है कि हॉट इरिस्पायरेबल एटमोस्फेयर में होना चाहिए। तो बस ये सारा चीज था इसमें। कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस में शेड्यूल ध्यान रखना है। शेड्यूल क्या क्या था, 1 2 3, हम बार बार लिख रहे हैं कि तुम लोग को बैठ जाए। 5 6, 6 दो बार है, 7 का पार्ट ए हो गया, 7 का पार्ट बी हो गया, और एक कोड 8 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब शेड्यूल 8 हो जाएगा। शेड्यूल 8 में क्या है, नेक्स्ट पढ़ लेंगे उसको भी, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। शेड्यूल 8, छोड़ो। शेड्यूल 8 में है कि कोड ऑफ सिग्नल, कि अगर माइंस में जा रहा है तो बोलेगा तो नहीं, सबके पास रेस्क्यू डिवाइस रहेगा, तो उस केस में कोड ऑफ सिग्नल यूज करेगा वो लोग, माथा हिलाएगा उस तरीके से चलेगा। यहाँ पे क्या है, ड्यूटीज ऑफ मैनेजर इन इमरजेंसी, कि मैनेजर का क्या ड्यूटी है इमरजेंसी केस में। तो मैनेजर का क्या ड्यूटी होता है कि जैसे उसको इंफॉर्मेशन मिला है, ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इमरजेंसी लाइकली टू, जिसको लगता है, मैनेजर को लगता है कि माइंस में ऐसा कुछ घटना घटा है और उसको इन्फॉर्मेशन मिला है कि नहीं अब एक रेस्क्यू टीम का जरूरत पड़ सकता है, वो मैनेजर हो सकता है या मैनेजर के एब्सेंट में
प्रिंसिपल ऑफिशियल जो है माइंस प्रेजेंट एट द सरफेस, वो तुरंत किसको इन्फॉर्म करेगा? रेस्क्यू रूम को और रेस्क्यू स्टेशन का। जो भी रेस्क्यू रूम है या रेस्क्यू स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करेगा। समन भेजेगा। समन क्या होता है? जैसे नहीं होता है कोर्ट समन भेजता है, नोटिस भेजता है आदमी को गिरफ्तार करने का, वैसा ही समन भेजेगा वो रेस्क्यू 10% को। जो भी माइंस में काम कर रहा है रेस्क्यू 10% सभी को तुरंत एक नोट मतलब भेजवाएगा, समन आदेश भेजवाएगा कि माइंस में ऐसा एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, इमरजेंसी आ गया है, सब लोग आओ। साथ में क्या करेगा? इन्फॉर्म करवाएगा दूसरे माइंस के ओनर एजेंट में, जो आसपास वाला माइंस है ना, क्योंकि वहां पे भी तो रेस्क्यू 10% होता है, वहां पे भी तो रेस्क्यू इक्विपमेंट है। इसलिए साथ में बगल वाले माइंस के ओनर एजेंट मैनेजर जो भी है उसको वो इन्फॉर्म करेगा कि आप आपके माइंस में जो भी रेस्क्यू 10% है उसको मेरे पास अगर जरूरत पड़ेगा तो भेजिए, पहले से उसको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है ना। साथ में वो रेस्क्यू स्टेशन को इन्फॉर्म करके ये बताएगा कि नेचर ऑफ द ऑकरेंस जो हुआ है, मान लो फायर डैम्प एक्सप्लोजन हो गया है, रूफ फॉल हो गया है, क्या हुआ है, उसका कितना मतलब क्या बोले एक तरीके से, उसका रिजल्ट एक तरीके से क्या है, प्रभाव क्या है, ज्यादा है मतलब खतरा बहुत खतरनाक वाला है या कम वाला है, रूफ फॉल हो गया है या कहीं माइंस में आग लग गया है या कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्टार्ट हो गया या कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन हो गया, तो जो भी है वो सारा चीज बताएगा। समोन मेडिकल असिस्टेंस, जो भी मेडिकल वाला टीम है उसको भी समन करेगा, भेजेगा नोटिस मतलब आदेश तो भेजेगा, किसी आदमी को थ्रू भेजवाएगा। और साथ में इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑकरेंस टू द रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेगा। इस चीज का ध्यान रखना कि माइंस में इमरजेंसी राइज होता है तो इन्फॉर्मेशन किसको भेजवाएगा? रीजनल इंस्पेक्टर को भेजवाएगा। अब माइंस में जो भी रेस्क्यू रिकवरी वर्क परफॉर्म होगा shall be conducted under the control direction and supervision of the manager of the mine। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। माइंस में अगर सुपरिटेंडेंट परमिशन मतलब सुपरिटेंडेंट को काम करना है, रेस्क्यू रिकवरी वर्क करना है, तो मैनेजर उसको वर्क असाइन करता था, डिटेल समझाता था, या इंस्ट्रक्टर भी आता है तो मैनेजर समझाता है। और अपने माइंस में खुद है तो मैनेजर के अंदर ही सारा, क्योंकि माइंस का मालिक तो मैनेजर हो गया, उसको सारा चीज पता है कि एक माइंस में कहाँ क्या है। तो जो भी रेस्क्यू रिकवरी वर्क होगा माइंस में वो कंट्रोल डायरेक्शन और सुपरविजन ऑफ द मैनेजर मतलब मैनेजर के अंडर में होगा, ठीक है ना। अगर माइंस में देखो क्या बोलता है, इन द इवेंट ऑफ मेजर इमरजेंसी, मतलब कोई बड़ा हो गया है घटना, माइंस में इग्निशन हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, बिग अंडरग्राउंड फायर हो गया और एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ पर्सन की बहुत ज्यादा आदमी फंस गया है, तो उस केस में जो भी डिसीजन खुद लेगा मैनेजर, सारा डिसीजन तो मैनेजर को ही लेना है, लेकिन अगर वो मान लो उसमें उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, या उसको लगता है कि नहीं हमको साथ में जो अगल बगल के माइंस वाले ओनर वगैरह हैं उनसे पूछ लें, या जो भी मेरे सीनियर है उससे राय विचार तो ले सकता है, तो वही है द मैनेजर और द प्रिंसिपल ऑफिशियल इन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क, वो गाइडेंस किससे ले सकता है? सीनियर ऑफिशियल ऑफ द मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट का सीनियर ऑफिशियल है उससे गाइडेंस ले सकता है, जो भी डीजीएमएस का रिप्रेजेंटेटिव है उससे गाइडेंस ले सकता है, या जो भी कंसर्न रेस्क्यू स्टेशन है उससे गाइडेंस ले सकता है कि हमको क्या करना चाहिए। साथ में अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कर है, यूनियन वाले से भी वो गाइडेंस ले सकता है कि हमको क्या करना चाहिए इस केस में, ठीक है ना। लेकिन अगर सिचुएशन का डिमांड है, इतना टाइम नहीं है कि वो किसी का गाइडेंस ले पाए, ठीक है ना, तो उस केस में वो विदाउट वेटिंग फॉर द कंस्टिट्यूशन और डिलीवरेशन ऑफ द सेट ग्रुप, मतलब कि ये सारा आदमी मान लो माइंस में पहुंचने में लेट होगा ना, तो अपना डिसीजन खुद से ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही नहीं कि उन लोग का इंतजार करेगा कि डीजीएमएस वाले आएंगे, ट्रेड यूनियन वाले आएंगे, हम उन लोग से फिर बोलेंगे कि माइंस में ऐसा ऐसा हो गया है, हम क्या एक्शन लेंगे, तो उसका इंतजार नहीं करना। अगर माइंस में तुरंत उन लोग प्रेजेंट है तो उस केस में हेल्प ले सकता है, गाइडेंस ले सकता है। ये नहीं कि बाकी अंदर लोग को अंदर फंसा हुआ है आदमी लोग और ऊपर अभी वेट कर रहा है कि नेता लोग आएगा उससे बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। नेता मतलब ध्यान दो, एग्जाम्पल हम देना चाह रहे हैं
कि डीजीएमएस मैनेजमेंट का सीनियर ऑफिशियल हो गया, या यूनियन वाला हो गया, या रेस्क्यू स्टेशन वाला जो हो गया, इंतजार नहीं करेगा। अभी कोई भी आदमी मान लो आया है माइंस में रेस्क्यू वर्क करने के लिए, तो उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड करना होगा, खाने पीने का सारा तो फैसिलिटी देना होगा, साथ में उसका जो भी रेस्क्यू इक्विपमेंट है तो उसका भी चार्जिंग वगैरह का फैसिलिटी देना होगा। तो जब भी रेस्क्यू 10% माइंस में इंगेज होगा रेस्क्यू रिकवरी वर्क में, तो जो माइंस मैनेजर रहेगा ना उसको सुटेबल एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा, साथ में क्या, सुटेबल एकोमोडेशन फॉर स्टोरेज एंड चार्जिंग ऑफ apparatus रिक्वायर्ड फॉर दैट वर्क, मतलब उसके लिए चार्जिंग पॉइंट वगैरह तुरंत बनवा देगा जगह जगह, कि अपना इक्विपमेंट को चार्ज आराम से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहां तक कोशिश करेगा वो कि माइंस का जो इंट्रेंस है ना, इंट्रेंस के आसपास में ही उसको वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करे, साथ में एकोमोडेशन जो भी रूम वगैरह देगा कैसा होना चाहिए, एकदम प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और पूरा अच्छे से लाइटेड होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह अच्छा होना चाहिए। साथ में वहाँ पे एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ, पर्याप्त मात्रा में कूल एंड होलसम, होल से लिख दिया, होलसम होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब पीने योग्य स्वच्छ पानी और ठंडा पानी एक तरीके से बोलो होना चाहिए। साथ में उसको प्रॉपर कैंटीन फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, एंट्री इनटू द बिलो ग्राउंड माइंस फॉर रेस्क्यू और रिकवरी वर्क। तो क्या है, नो पर्सन सेल बी अलाउड टू इंटर है, कोई भी पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा बिलो ग्राउंड माइंस में इंटर लेने के लिए, ठीक है ना, या उसके पार्ट किसी, या माइन से किसी पार्ट में, विच इज अनसेफ फॉर द इंगेज, विच इज अनसेफ फॉर द पर्पस ऑफ इंगेजिंग इन रेस्क्यू रिकवरी वर्क, अनलेस द, अनलेस ऑथराइज बाय, जब तक कोई व्यक्ति मैनेजर के द्वारा ऑथराइज नहीं किया गया रहेगा, या उसके एब्सेंट में प्रिंसिपल ऑफिशियल के द्वारा ऑथराइज नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी व्यक्ति को अंडरग्राउंड माइंस में रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कौन इंटर लेगा, सिर्फ रेस्क्यू 10% माइंस में जाएगा, और साथ में यूजिंग वो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus, सिर्फ उसी को परमिशन है माइंस में जाने का, रेस्क्यू 10%, और साथ में उसके पास सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus होना चाहिए। साथ में क्या है कि जब रेस्क्यू रिकवरी वर्क किसी माइंस में चल रहा होगा, माइंस में एक्सीडेंट हो गया है, रेस्क्यू रिकवरी वर्क चल रहा है, तो एक क्लर्क वगैरह किसी को मैनेजर यहाँ बैठा देगा, ठीक है ना, इंट्रेंस के बगल में, कि कौन आदमी माइंस में जा रहा है, कौन माइंस से आ रहा है, सारा का रिकॉर्ड आप मेंटेन कीजिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेस्क्यू रिकवरी वर्क, a person or persons shall be stationed at the entrance to the below ground mine and shall keep a written record of all person entering and leaving such mine। कौन पर्सन किस टाइम में, नेम, ठीक है ना, अगर कोई डिजिग्नेशन रहेगा तो डिजिग्नेशन रहेगा, टाइम रहेगा, कि आदमी किस टाइम में माइंस में जा रहा है, इन और आउट रहेगा, और किस टाइम में बाहर आ रहा है, ठीक है ना, ये सारा एक वहां पे पर्सन को स्टेशन करवा देगा, बैठा देगा एंट्रेंस के बगल में, कि सारा चेक करते रहे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ ध्यान रखना है क्या है। फ्रेश एयर बेस होता क्या है, फ्रेश एयर बेस ये होता है कि मान लो माइंस में रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए गया है, ठीक है ना, रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क करने के लिए गया है, मान लो इधर कहीं रूपफॉल वगैरह कुछ हो गया, तो फ्रेश एयर बेस मतलब क्या, कि एक बेस एस्टेब्लिश करेगा कहाँ पे, फ्रेश एयर में, मतलब ये मान लो फ्रेश एयर इधर जा रहा है, इधर भी मान लो कुछ एरिया तक फ्रेश एयर जा रहा है, यहाँ तक फ्रेश एयर मान लो गया, तो फ्रेश एयर में एक फ्रेश एयर बेस मतलब एक तरीके से वहां पे कि जो भी आदमी अंडरग्राउंड मान लो बाकी रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए इधर जा रहे हैं जो भी पर्सन, तो उसके नजदीक का जो फ्रेश एयर जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे क्या रहेगा, रेस्क्यू 10% भी रह सकता है, रखता है, कम से कम 2 आदमी रहेगा फ्रेश एयर बेस में, रेस्क्यू 10% और एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर,
ठीक है। अगर मान लो फ्रेश एयर बेस अंडरग्राउंड में कोई ऐसा जगह ही नहीं है कि जहां पर फ्रेश एयर बन सके, तो उस केस में सरफेस में फ्रेश एयर बनाया जाएगा, फ्रेश एयर बेस। फ्रेश एयर बेस एक तरीके से क्या हो गया, जहां पे फ्रेश एयर मिले वहां पे अपना रेस्क्यू इक्विपमेंट वगैरह, अगर मान लो अंडरग्राउंड में काम करने के लिए गया हुआ है, रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए गया हुआ है, तो फ्रेश एयर में एक आरटीपी रहेगा, कम से कम क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा, कुछ कुछ वहां पे इक्विपमेंट वगैरह रहेगा फ्रेश एयर बेस में। और साथ में फ्रेश एयर बेस से एक लाइफ लाइन दिया जाएगा। लाइफ लाइन मतलब एक रस्सी होता है कि वो रस्सी को लेते हुए ये लोग बढ़ेगा आगे की ओर, तो वही होता है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन नहीं, उसको गाइड लाइन बोलो, ठीक है ना। लाइफ लाइन गलती से लिख दिया है इसमें, वो गाइड लाइन करके गाइड करेगा। तो क्या है, एज सुन एज पॉसिबल बेस और बेसिस सेल बी एस्टेब्लिश इन फ्रेश एयर, जितना जल्दी संभव हो सके बेस या बेसेज, एक बेस या एक से ज्यादा बेसेज एस्टेब्लिश करना है फ्रेश एयर में, एज नियर टू द इरिस्पायरेबल जोन और जोन्स एज सेफ्टी परमिट्स। मतलब इधर मान लो इरिस्पायरेबल जोन है, तो इरिस्पायरेबल जोन के जितना नजदीक जहां पे फ्रेश एयर जहां तक पहुंच पा रहा है, ठीक है ना, जहां तक फ्रेश एयर, मान लो फ्रेश एयर यहाँ भी पहुंच रहा है, फ्रेश एयर मान लो इधर भी, यहाँ भी फ्रेश एयर पहुंच रहा है, और आदमी लोग को मान लो इधर जाना है, तो जहां तक फ्रेश एयर मिल पा रहा है जितना नजदीक हो सके इरिस्पायरेबल जोन के, तो उधर ही फ्रेश एयर बेस एस्टेब्लिश करना है। और साथ में फ्रेश एयर बेस को क्या करना है, एवरी सच बेस इफ पॉसिबल कनेक्टेड बाय टेलीफोन। अगर बिलो ग्राउंड में फ्रेश एयर बेस बनाए हैं तो सरफेस से टेलीफोन के द्वारा कनेक्टेड होना चाहिए, या इफ द बेस इज ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पे आप बनाए हुए हैं, क्या है कि सरफेस पे बनाए हुए हैं फ्रेश एयर बेस, तो उस केस में शाफ्ट का जो बॉटम है, तो बॉटम से उसका कनेक्शन होना चाहिए टेलीफोन के द्वारा। तो फ्रेश एयर बेस सिर्फ यही होता है। बाकी यहाँ पे क्या दिया हुआ कि फ्रेश एयर बेस में क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है ना। फ्रेश एयर बेस में 2 पर्सन रहेगा, जो एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा अगर पॉसिबल हो तो, और दूसरा क्या रहेगा, एक रेस्क्यू 10 पर्सन रहेगा। फ्रेश एयरबेस में क्या रहेगा, एक स्पेयर टीम रखेंगे जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स के साथ रेडी रहेगा इमीडिएट सर्विस के लिए। मान लो एक रेस्क्यू टीम अंदर में गया हुआ है रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए, ठीक है ना, ये टीम गया हुआ है, तो फ्रेश एयरबेस में एक दूसरा टीम को रेडी रखेंगे कि जैसे ही निकले सारा कंडीशन जो बताएं, उसके बाद टीम 2 जाएगा। फ्रेश एयरबेस में 1 और मोर रिवाइविंग अपरेटस रहेगा, ऑक्सीजन रिवाइवर्स रहेगा, फर्स्ट एड बॉक्स स्ट्रेचर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश एयरबेस में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड जांच करने के लिए इक्विपमेंट रखेंगे, मींस ऑफ टेस्टिंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइग्रोमीटर रखेंगे और 2 फ्लेम सेफ्टी लैंप रखेंगे, ठीक है। वहां पे चाकू वगैरह एग्जाम में देता है, चाकू कैंची, तो ये सब नहीं रखना है, यही रखना है, ठीक है ना। एक टीम रहेगा, 2 रेस्क्यू 10, मतलब एक रेस्क्यू 10 पर्सन और एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। हाइग्रोमीटर रखेंगे, 2 फ्लेम सेफ्टी लैंप लगेंगे रखेंगे, सीओ डिटेक्शन डिवाइस रखेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स रखेंगे, स्ट्रेचर रखेंगे, और अगर कोई आदमी वगैरह बेहोश वगैरह होता है ना, तो उसको रिवाइव करने के लिए, फ्रेश ऑक्सीजन देने के लिए, वहां फ्रेश एयर देने के लिए रिवाइविंग एपरेटस रखा जाएगा। ये क्या दिया हुआ है, एक्सेप्ट इन केसेज, कुछ केसेस को छोड़ के, जहां पे क्या है कि अगर रेस्क्यू 10 पर्सन जो रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए गया हुआ है, वेयर द डिले, ज्यादा लेट करने से क्या हो सकता है, मे रिजल्ट इन डेंजर टू द लाइफ, तो उस केस में रेस्क्यू 10 पर्सन सेल नॉट प्रोसीड बियॉन्ड एनी प्लेस वेयर ए बेस इज टू बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना। जब तक बेस एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा ना, अगर कहीं हो सकता है कि अगर उधर चला जाए अंदर, तो हो सकता है उससे जान को भी खतरा हो, तो उस केस में बेस एस्टेब्लिश करके ही वो अंदर जाएगा, फ्रेश एयर बेस एस्टेब्लिश करके। क्योंकि फ्रेश एयर बेस में इतना सारा चीज रहता है कि अगर किसी को कुछ दिक्कत लगे तुरंत वापस लौट के वो फ्रेश एयर बेस में आ जाएगा। ठीक है ना, एक ये दिया हुआ है कि
जो whenever men are already at work beyond the fresh air base, मतलब फ्रेश एयर बेस मान लो ऑलरेडी आदमी इधर अंडरग्राउंड में काम करने के लिए, रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए गया हुआ है, तो उस केस में देयर शेल बी प्रोवाइडेड एट द बेस एज सुन एज पॉसिबल द पर्सन्स apparatus एंड इक्विपमेंट स्पेसिफाइड इन सब रूल 2, कि सब रूल 2 में जो इक्विपमेंट वगैरह बताया गया है, जो रेस्क्यू टीम के बारे में बताया गया है कि स्पेयर टीम रखेंगे, जो apparatus के बारे में बताया गया है, मान लो कोई आदमी, कोई टीम रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए चला गया है, कि मान लो हो सकता है बहुत बार ऐसा कि फ्रेश एयर बेस एस्टेब्लिश करने में दिक्कत हो रहा है, एस्टेब्लिश करने में 1 घंटा लगेगा, और मान लो अंडरग्राउंड में 5-6 आदमी फंस गया है, तो पहले जान बचाने की कोशिश करेगा। तो मान लो ये जान बचाने के लिए अंदर चला गया है, रेस्क्यू 10 पर्सन अंदर चला गया है, तो उस केस में कोशिश करना है कि जब तक ये गया है ना अंदर, तो उतना देर में यहाँ पे फ्रेश एयर बेस एस्टेब्लिश कर ले। ठीक है, कितना आदमी रहता है वो दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट वो है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो भी रेस्क्यू टीम जाएगा देयर शेल बी नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन 6 इंक्लूडिंग द लीडर। एक बार में जो रेस्क्यू टीम जाएगा अंडरग्राउंड माइंस में रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए, 5 से कम नहीं और 6 से ज्यादा नहीं, इंक्लूडिंग लीडर, मतलब लीडर को इंक्लूड करके 5 से कम मेंबर नहीं और 6 से ज्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब 5 और 6। अगर लीडर को छोड़ देंगे तो 4 और 5। ठीक है, लीडर को लेके बोला हुआ है 5 से कम नहीं, 6 से ज्यादा नहीं, तो लीडर को छोड़ के 4 से कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं, इतना मेंबर जो भी रेस्क्यू टीम जाएगा रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए, वो इतना मेंबर लेके जाएगा। ठीक है ना, अब मान लो अंडरग्राउंड में जा रहा है, हम बता रहे थे लीडर के बारे में कि एक लीडर होता है जो टीम को लीड करेगा। तो जो भी रेस्क्यू टीम इंगेज होगा रेस्क्यू वर्क करने के लिए विथ ब्रीदिंग apparatus in mind shall be under a leader who shall be appointed by the superintendent, कि जो भी रेस्क्यू 10 पर्सन रेस्क्यू और रिकवरी वर्क करने के लिए अंडरग्राउंड में जाएगा, साथ में एक लीडर को भेजा जाएगा। लीडर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सुपरिटेंडेंट। हो सकता है लीडर कौन रहे, जो रेस्क्यू 10 पर्सन रहे ना, उसी में से एक को लीडर बना देगा कि तुम जी एज ए लीडर काम करोगे। लीडर को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? अब ये ध्यान दो, सभी जगह पढ़ रहे थे कि मैनेजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैनेजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब क्या हुआ है कि माइंस में रेस्क्यू रिकवरी वर्क करना है, लीडर को रेस्क्यू टीम दे दिया गया है, टीम उसका दे दिया गया है कि आप ये टीम के साथ अंडरग्राउंड में जाइए। तो क्या था कि प्रायर टू सेंडिंग ए रेस्क्यू टीम अंडरग्राउंड, जो सुपरिटेंडेंट रहेगा ना या पर्सन, अगर सुपरिटेंडेंट प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में सुपरिटेंडेंट क्या करेगा, जिसको ऑथराइज करेगा वो क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा लीडर को कि कहाँ जाना है और क्या अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। ये कौन देगा इंस्ट्रक्शन? लीडर को सुपरिटेंडेंट देगा। क्यों देगा? क्योंकि सुपरिटेंडेंट तो मैनेजर से पहले मिल लिया है जो दोनों का बॉस था माइंस का और रेस्क्यू स्टेशन का, वो आपस में पहले डिस्कस कर लिया है कि आपको क्या करना है। मैनेजर ऑलरेडी सुपरिटेंडेंट को बता दिया है। तो अब क्या है कि सुपरिटेंडेंट अपना भाषा में लीडर को समझाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा एमसीक्यू बुक में दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना कि कौन किसको इंस्ट्रक्शन देगा। मैनेजर सुपरिटेंडेंट को देगा, मैनेजर इंस्ट्रक्टर को देगा, लेकिन मैनेजर लीडर को नहीं देगा। लीडर को कौन देगा? लीडर को सुपरिटेंडेंट देगा। क्यों? क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट है रेस्क्यू स्टेशन का बॉस और माइंस का जो बॉस है मैनेजर, वो आपस में पहले मैनेजर उसको समझा दिया है क्या क्या करना है। तो सुपरिटेंडेंट तो अंदर जा नहीं रहा है रेस्क्यू रिकवरी वर्क में, वो तो रेस्क्यू टीम को भेजेगा। तो सुपरिटेंडेंट समझाएगा लीडर को अपना भाषा में, अपना कोड में, क्या करना है, कहाँ करना है, कहाँ तक जाना है, वो सारा चीज। ठीक है, अब आता है कि किसका ड्यूटी होता है कि जो भी रेस्क्यू टीम लीडर हो गया, साथ में इसके साथ रेस्क्यू टीम रहा, रेस्क्यू 10 पर्सन रहा। ठीक है ना, अब अंडरग्राउंड में जा रहा है तो सभी को तो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस वगैरह दिया गया है। तो ये सभी का जांच करना है। मान लो
जांच नहीं किया, अंडरग्राउंड में जाके लीकेज हो गया किसी का, तो वो खतरा मोल नहीं लेना है। इसके लिए क्या करेगा लीडर, लीडर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिफोर प्रोसीडिंग बिलो ग्राउंड लीडर सेल टेस्ट, वो या वो तो खुद से टेस्ट करेगा या विटनेस द टेस्टिंग, या वो गवाह रहेगा कि हाँ उसके प्रेजेंस में टेस्ट हुआ है। किसका टेस्ट होगा? सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus ऑफ द टीम फॉर लीकेज, लीकेज के लिए जांच करेगा कि कहीं तो लीक तो नहीं कर रहा है, या वो खुद करेगा या वो अपने प्रेजेंस में किसी और से करवाएंगे। और साथ में अगर देखेगा सब ओके है तो यूज करने के लिए ले जाएगा, अगर देखेगा कि नहीं नो सच apparatus shall be used अनलेस इट इज फाउंड सेफ, तब तक कोई ऑपरेटर्स यूज नहीं किया जाएगा जब तक वो सेफ नहीं पाया जाएगा। और साथ में क्या है कि ऊपर में चेक हो ही गया, साथ में दोबारा से ही विल चेक द इक्विपमेंट ऑफ हिज पार्टी एंड इमीडिएटली बिफोर एंटरिंग इरिस्पायरेबल एटमोस्फेयर। जैसे मान लो क्या है कि सरफेस वगैरह में जहां था होने का चेक कर लिया या करवा लिया, अब अंडरग्राउंड में मान लो रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए जा रहा है, फ्रेश एयर बेस से जैसे अंदर एंट्री लेगा इरिस्पायरेबल एटमोस्फेयर की ओर जाने के लिए, ठीक है ना, तो इरिस्पायरेबल एटमोस्फेयर में एंट्री लेने से पहले ही दोबारा वो कंफर्म कर लेगा जांच करके दोबारा कि इतना देर में तो कुछ गड़बड़ अब नहीं हो गया है। तो सोचो, मतलब इतना आसान नहीं है रेस्क्यू रिकवरी वर्क करना, लीडर भी बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जाके फिर अंदर जाने से पहले तुम चेक कर लेगा, सब ओके रहेगा तो फिर लेके जाएगा, अगर ओके नहीं रहेगा फिर वहां चेंज कर लेगा। इग्नोर किसी चीज को नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या है कि लीडर का क्या ड्यूटीज होता है बिलो ग्राउंड में, ड्यूटीज ऑफ लीडर बिलो ग्राउंड, तो क्या है, लीडर सेल नॉट इंगेज इन मैनुअल वर्क, मतलब लीडर किसी भी मैनुअल काम में क्या बोलते हैं इन्वॉल्व नहीं होगा, खुद को इंगेज नहीं करेगा। लीडर का है कि बॉस है, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले को बॉस बनाया गया है, टीम का मुखिया बनाया गया है, तो चारों ओर नजर रखेगा कि कहीं कुछ घटना दुर्घटना, कुछ कहीं चाल तो वहीं लटका हुआ है, कहीं गैस वगैरह तो, जो उसका एक्सपीरियंस है जो उसका सेंसेज है, वो खुद को मैनुअल वर्क में कभी वो नहीं कि कहीं रूप खोल हुआ है तो रास्ता क्लियर कर रहा है, डेब्रिस को उठा रहा है, नहीं वो उसका उठाना काम नहीं, वो मैनुअल वर्क में खुद इंगेज ही नहीं करेगा। वो अपना टीम को, ये लीडर इस तरीके से यहाँ खड़ा रहेगा, कहीं रास्ता में रूप खोल हुआ है तो बाकी जो टीम रेस्क्यू टीम है ना उसको सबको डायरेक्शन देगा, वो कि ऐसे साफ करो ऐसे साफ करो, वो सिर्फ खड़ा होके डायरेक्शन देगा, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर आसपास के एटमोस्फेयर पे नजर कौन रखेगा, ठीक है। तो वही है, लीडर सेल नॉट इंगेज इन एनी मैनुअल वर्क, ही सेल गिव हिज अटेंशन सोनली टू डायरेक्टिंग द टीम। मतलब क्या, पूरा उसका जो अटेंशन रहेगा ना टीम को डायरेक्शन देने में, दिशा निर्देश देने में, और टीम का सेफ्टी मेंटेन करने में, उसका पूरा भी जो जो भी ध्यान रहेगा इसी में रहेगा। वो क्या करेगा, ही सेल एग्जामिन द रूफ एंड सपोर्ट्स ड्यूरिंग द जर्नी। जब अंडरग्राउंड में इरिस्पायरेबल एटमॉस्फेयर में रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए जा रहा है तो रूफ सपोर्ट की जांच करते हुए चलेगा। अगर उसको कहीं लगता है, इफ देर इज एनी लाइकलीहुड ऑफ फॉल एट एनी प्लेस along द रोड, अगर उसको लगता है कि कहीं पे फॉल होने का चांस है तो वो तब तक वहां प्रोसीड नहीं करेगा जब तक कि उसका टीम है ना, अगर उसको मान लो लग रहा है कि यार या यहाँ पे चाल थोड़ा लूज है, रूप थोड़ा लूज है, इसको झाड़ दो ड्रेसिंग कर दो, तो क्या करेगा, अपना रेस्क्यू टीम को इंगेज करेगा, देख लेगा कि हाँ सेफ हो गया है तो फिर अंडरग्राउंड में जाए, फिर वो अंदर चलेगा। लीडर सेल कीप द टीम टुगेदर, लीडर का क्या काम है, धोनी का क्या काम था क्रिकेट में कि सभी जो प्लेयर है उसके अंदर एक लीडर हो गया धोनी और 10 प्लेयर है, सबको बांध के रखना, एकजुटता बना के रखना, ये नहीं कि दो को इधर भेज दिया है जाओ जी, तीन को इधर भेज दिया, नहीं है, सभी को काम है टुगेदर रखना टीम को। मुखिया का मेन काम क्या होता है, द लीडर सेल कीप द टीम टुगेदर, मतलब टीम वर्क है तो हमेशा टीम को साथ में ही रखना है।
और शेल नॉट अलाउ एनी मेंबर ऑफ द टीम टू अस्ट्रे, मतलब किसी भी मेंबर को ये नहीं कि भटकने देगा, इधर चल जाओ उधर चल जाओ, ऐसा नहीं, कोई भी मेंबर अपना मन से तो उधर नहीं जाएगा, भटकने के लिए किसी को नहीं देगा, ये लीडर का देखना काम है। कोई भटक रहा है तो उसको डांट भी सकता है, ठीक है ना, क्योंकि लीडर इसीलिए बनाया गया है। जूनियर को लीडर नहीं बना देगा, कुछ बोल ही नहीं पाए, जूनियर भी लीडर बन सकता है अगर उससे ज्यादा इफिशियंट रहे। तो जो लीडर है तो लीडर का उसको दायित्व निभाना है, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज ही हम पढ़ा दे रहे हैं इसको। जब व्हेन यूजिंग रेस्क्यू ऑपरेटर्स, जब रेस्क्यू ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं तो एक लीडर क्या करेगा, लीडर अपने साथ एक घड़ी भी लेके जाएगा, लीडर सेल कैरी ए वॉच, और वो क्या करेगा, सेल रिकॉर्ड द प्रेशर ऑफ द कंप्रेस्ड ऑक्सीजन एट द इंटरवल ऑफ 20 मिनट। वो प्रत्येक 20-20 मिनट मिनट पे है ना, 20-20 मिनट के अंतराल पे क्या करेगा कि वो जो भी उसका रेस्क्यू apparatus है उसका प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, कि उसको पता रहेगा कि हाँ कितना प्रेशर पे हमको वापस से रिटर्न हो जाना है। तो प्रेशर के द्वारा जांच करते जाएगा हर एक 20-20 मीटर के अंतराल पे। अगर उसको लगेगा कि नहीं अब प्रेशर इतना बचा हुआ है कि अब हम लोग को वापस लौट जाना चाहिए, तो उस केस में एंड सेल कमेंस द रिटर्न जर्नी इन एम्पल टाइम, वो हर एक 20 मिनट के अंतराल पे जांच करते रहेगा ऑक्सीजन का प्रेशर का, कि वो वापस से रिटर्न हो जाए एम्पल टाइम में, मतलब सफिशियंट टाइम में रिटर्न हो जाए, ये नहीं कि बीच में जाके फंस जाए। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, मान लो टीम उसका चल रहा है, ठीक है ना, 5 से 6 आदमी हैं, मान लो 6 आदमी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें एक लीडर हो गया, 5 उसका मेंबर हो गया। तो ये नहीं कि मान लो कोई स्पीड चलने वाला आदमी है, कोई एकदम बहुत स्पीड चल रहा है, अब कोई एकदम स्लो चल रहा है, तो टीम को साथ में लेके चलना है, तो कैसे चलेगा टीम को साथ में लेके, तो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग ही सेल एडॉप्ट द पेस ऑफ द स्लोवेस्ट मेंबर, जो सबसे धीमा चलने वाला टीम में व्यक्ति रहेगा ना, उसी की स्पीड से वो चलेगा। और अगर उसको लगता है कि उसका टीम को कोई भी मेंबर डिस्ट्रेस है, मतलब उसको गैस लग गया है, ठीक है, डिस्ट्रेस मतलब क्या, एक तरीके से हल्का से जो नॉर्मल से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, डिस्ट्रेस कंडीशन में आ गया है, कुछ उसको गैस वगैरह लग गया, तो उस केस में तुरंत वो वेट नहीं करेगा, सेल इमीडिएटली रिटर्न टू द फ्रेश एयर बेस विद द होल टीम, वो तुरंत है अपना टीम को लेके फ्रेश एयर बेस में लौट जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लीडर है ना, अपने टीम के किसी भी मेंबर को परमिट नहीं करेगा, जो भी रेस्क्यू apparatus लेके गया है, ब्रीदिंग apparatus लेके गया है, फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा से ज्यादा देर के लिए वो किसी को परमिट नहीं करेगा। और सच अदर पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंस्पेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द, और अगर ब्रीदिंग apparatus के लिए चीफ इंस्पेक्टर को टाइम लाइन बता दिया है कि नहीं आपको 2 घंटा तक यूज कर सकते हैं, आप 1 घंटा तक यूज करना है, तो जो भी रहेगा या उसके आदेश को फॉलो किया जाएगा, अगर वो कुछ दिया जाएगा तो, नहीं तो 1.5 घंटा से ज्यादा किसी को भी, एक बार अगर ब्रीदिंग apparatus लेके गया है तो 1.5 घंटा से ज्यादा समय के लिए नहीं, 1.5 घंटा में वापस उसको अपना फ्रेश एयर बेस में लौट आना है, ठीक है। बस आज यही तीसरा पॉइंट लास्ट पढ़ा के छोड़ेंगे आज का, ठीक है ना। अगर एटमॉस्फेयर क्लियर है, इफ द एटमॉस्फेयर इज क्लियर द लीडर सेल व्हेन पासिंग द जंक्शन ऑफ टू और मोर रोडवेज, मतलब क्या कि ये जंक्शन हो गया, ये जंक्शन हो गया, ठीक है ना, इधर जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो वो क्या करेगा, मान लो अंडरग्राउंड में रेस्क्यू रिकवरी वर्क करने के लिए जा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो जा रहा है अपना, तो चौक से मार्क करते हुए जाएगा, ठीक है ना, रूट को वो चौक से मार्क करते हुए जाएगा कि हम इस रूट में जा रहे हैं, जो भी रहेगा एरो या जो भी रहेगा मार्क, मतलब मार्क करते हुए जाए कि वापस है ना, उस उसी मार्ग से वापस वो लौटे, उसी रास्ते से वो वापस लौटे। नहीं तो क्या होगा, अगर मार्क करके नहीं जाएगा, पता चला कि इधर घुस गया, इधर से इधर लौट रहा है, इधर घुस गया, इधर से इधर आ रहा है, नहीं, क्या करेगा वो चौक से अपना जो भी रास्ता देख, कोई मूवी में नहीं होता है किसी का अपहरण हो जाता है, मान लो एक कोई ऐसा मूवी था जिसमें अपहरण कर लिया था,
तो गाड़ी में डिक्की में वो जो भी था, लड़का लड़की बैठी हुई थी, वो क्या की थी, पेंट वाला एक डब्बा रखा हुआ था, वो पेंट को रोड पे गिराते हुए चली थी। तो जो हीरो लोग था, वो उस पेंट को देखते हुए पहुंच गया था। कलर होता है ना, रंग गिराते हुए चल रही थी रोड पे वो डिक्की से। तो जो हीरो था उस पेंट को फॉलो करते 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 जहाँ पे रखा हुआ था किडनैप करके वहां तक पहुंच गया था। तो वैसा ही यहाँ पे है। क्या है कि एक चौक से मार्क करते हुए चलेगा कि वो रास्ता कभी भूले नहीं। अगर द इफ द एटमोस्फेयर इज obscure, the leader shall see that a lifeline is lead from the fresh airways। ठीक है ना। एक रस्सी ले लेगा वो। अगर मान लो रास्ता पूरा खराब है, मतलब कहीं चौक से अब वो मार्क नहीं कर पाएगा, चौक से मार्क करने वाला नौबत नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, एक लाइफ लाइन, लाइफ लाइन है कि गाइड लाइन है यार, एक लाइफ लाइन या गाइडलाइन जो भी बोलो, ये गाइड लाइन ही होना चाहिए, ठीक है ना। बुक में लाइफ लाइन दे दिया है, गाइड लाइन है, ठीक है ना। मतलब गाइड करने के लिए एक रस्सी, फ्रेश एयरबेस मान लो यहाँ है, तो एक रस्सी यहाँ से खींचते हुए चलेगा। तो उसको पता रहेगा कि मेरे जाने आने का रास्ता कौन है, सिर्फ आने जाना रास्ता भटके नहीं, इसी के लिए चौक का यूज कर सकता है, या एक लाइफ लाइन या गाइडलाइन जो भी बोलो, गाइडलाइन का यूज करना है। क्या बोल रहा है, और किसी को अलाउ नहीं करेगा वो, किसी मेंबर को, कि वो जो लाइन खींचा है गाइड लाइन, उससे उसको पकड़ के ही चलेगा, ये नहीं कि उसको छोड़ के उधर कोई जा रहा है, नहीं। सब कंट्रोल में रहे, साथ में चले, हर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चले। अब क्या है, अगर फिर भी इफ दैट कोर्स इज इम्प्रैक्टिकेबल, अगर मान लो गाइड लाइन भी नहीं हो पा रहा है, लाइफ लाइन भी नहीं मिल पा रहा है, या चौक भी नहीं मिल, मतलब चौक वाला भी सिचुएशन नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा वो, कि रास्ता भटके नहीं, ठीक है ना। कि मान लो इधर जा रहा है सीधा, वो मान लो यहाँ से ऐसा रूट ले लिया, तो क्या करेगा, रास्ता भटके नहीं, तो जहां पे ऐसा जंक्शन मिलेगा ना, वहां फेंसिंग करवा देगा, कुछ रखवा देगा, फेंसिंग करवा देगा कि हमको इधर नहीं जाना है, यहाँ फेंसिंग करवा देगा, ठीक है। अगर चौक वाला भी सिचुएशन नहीं हो पा रहा है, या लाइफ लाइन वाला भी सिचुएशन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, जहां पे उसको लगेगा कंफ्यूजन होने वाला है, तो वहां पे क्या करेगा वो, फेंसिंग करवा देगा उस रास्ते का। तो इस तरीके से वो अपना जो भी है रेस्क्यू रिकवरी वर्क कंटिन्यू करते रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज बहुत हो गया। अब कल तो ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा, कल ये कंप्लीट होने के बाद है ना, कल एमबीटीआर भी स्टार्ट कर लेंगे, तो ज्यादा बचा हुआ नहीं है तुम लोग, लेकिन चैप्टर बीच में बताना भूल गए हैं, चैप्टर 1 2 3 4, तो चैप्टर के बारे में थोड़ा लिख लो कि चैप्टर कौन सा चैप्टर में क्या है, ठीक है ना। चैप्टर 1 में रूल 1 था और रूल 2 था, चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम के बारे में बताया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है, रूल 3 से लेके 11 तक है, ठीक है ना। चैप्टर 3 में क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिया हुआ है, तो ये 12 से लेके 16 तक है। चैप्टर 4 में क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विपमेंट इन माइंस, ये चैप्टर 4 में दिया हुआ है, रूल 17 से लेके रूल 23 तक। और चैप्टर 5 में दिया हुआ है कंडक्ट ऑफ रेस्क्यू वर्क, की रेस्क्यू वर्क कैसे कंडक्ट करना है, ये 24 से लेके 33 तक दिया हुआ है। ठीक है, अभी टाइम कितना हुआ है, 8 9 बज गया ना, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।